हमें वोट के लिए बरगलाया गया, बड़बोले भाषण और झूठे वादों से। अरे मोदी जी तो बरगलाने वाले हैं, कब अच्छे दिन आने वाले हैं, कब अच्छे दिन आने वाले हैं। ये काला धन वापस आना चाहिए। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। ऐसे मजाक बनाया गया हिंदुस्तान के लोगों का। 15-20 लाख की सच्चाई क्या है, इन महाशय से सुन लीजिए। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। अब तो आप प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, अब क्या जवाब है? हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, बीज होगा, पानी होगा, बिजली होगी, खाद होगा, दवाइयां होगी, मजदूरी होगी, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी। अब वचन नहीं, चुनावी प्रवचन थे ये। वोट लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि ऐसा सपोर्ट प्राइस नहीं दिया जा सकता। किसान विरोधी है ये नरेंद्र मोदी। भूमि का जहां तक प्रश्न है, इसके साथ किसान का भावनात्मक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है, भूमि के साथ उसका एक सांस्कृतिक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। हमारा यह मानना है कि कृषि योग्य भूमि जब तक किसान सहमति न दे, तब तक किसी भी सूरत में उसका अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। देखा आपने, वोट लेना था तब किसान की सहमति जरूरी थी, और अब हमारी जमीन हमारी ही मर्जी के बगैर हथियाना चाहते हैं। यही नहीं, जब हताश किसान मजबूर होकर अपना जीवन समाप्त कर लेता है तो सुनिए ये बीजेपी के मंत्री क्या कहते हैं। देखिए, आत्महत्या एक अपराध है भारतीय कानून के हिसाब से, और ऐसे लोग कायर होते हैं, और सरकार जैसी कोई भी संस्था किसी भी ऐसे कायर आदमी के साथ नहीं खड़ी हो सकती। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। ऐसे बड़बोले भाषण चुनाव के पहले बहुत किया करते थे मोदी जी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव कम होने के बाद भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं और हमारी गृहस्थी का तेल निकाल रहे हैं। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री बनते ही मुफ्ती मोहम्मद सईद ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, हुर्रियत और आतंकवादियों की वजह से चुनाव में बेहतर माहौल बने हैं। जब वो कश्मीर में अब की बार असेंबली चुनाव हुए, उनके भी एसेट्स हैं, हुर्रियत है और मिलिटेंट है। खुदा न खास्ता अगर वो इसको कुछ करते, कुछ ऐसा काम करते, इतना चुनाव नहीं होता, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता। आप ही की कैबिनेट के मंत्री श्रीमान रामविलास पासवान, उन्होंने कहा बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान का नागरिक बना दिया जाए। मित्रों, ये दिल्ली की सरकार के एक मंत्री सरकार में रहते हुए ये बयान दे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उनको मंत्री परिषद से हटा नहीं पाते। ऐसे भाषणों से ही तो सरकार बनाई, और अब यही श्रीमान पासवान मोदी जी के कैबिनेट में इनके खास हैं। चाइना ने हमारी सीमा पर आकर के अड़ंगा लगाया, सारी दुनिया ने देखा।
गूगल मैप पर सारे नागरिक देख पा रहे थे कि पाकिस्तान चाइना की मूवमेंट कैसी है। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। चाइना के प्रीमियर से उनकी बातचीत हुई है, तो यह घुसपैठ का सिलसिला जो बराबर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। उधर के सेना के जवानों का भारत में प्रवेश करना, कभी कभी भारत के लोग भी जाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि क्योंकि सही डिमार्केशन न होने के कारण कभी ये प्रॉब्लम और दोनों देशों के प्रीमियर बैठकर इस संबंध में भी बातचीत करते हैं, तो मैं समझता हूं कि बॉर्डर की समस्या का भी निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। वित्त मंत्री ने रेल किराया बढ़ाने को सही ठहराया है। What the present minister has done is, he was faced with a Hobson's choice. He allows the railways to continue to bleed, and then hides behind some facts and says, I won't raise the fare. And we reach a situation a few months down the road that railways is unable to operate. Does he follow the weak-kneed policies of his predecessors? अब जो हमारे किराने के व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है और विदेशियों को, एफडीआई को हिंदुस्तान में रिटेल के लिए परमिट देने का आज फैसला कर लिया है। आज बहस उस छोटे व्यापारी के हित की है। खुदरा व्यापार में लगे हुए 4 करोड़ लोगों की रोजी और 20 करोड़ लोगों की रोटी की। किसान के हित में, छोटे व्यापारी के हित में, गरीब के हित में, ये बड़े मैकडोनल्ड और पेप्सिको के हित में नहीं, ये बड़े वॉलमार्ट और टेस्को के हित में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के आम आदमी के हित में। आप बटन दबाइए यस का और इस प्रस्ताव का समर्थन करिए, एफडीआई को गिरा दीजिए। मल्टी ब्रांड में एफडीआई लाना, भारतीय जनता पार्टी इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है। But almost a year in power, Modi Sarkar has done a complete U-turn. The Department of Industrial Policy and Promotion has retained the 51% cap on FDI in multi-brand retail in their latest consolidated FDI circular, the very policy that the party vehemently opposed in its election manifesto last year, calling it anti-trader. FDI के विषय में बहुत क्षेत्र, इवन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कितने बड़े FDI की संभावनाएं पड़ी है। सारी दुनिया को लगता है यार हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा अवसर है, वो भी इस अवसर को टैप करना चाहता है। जितने हर्डल्स है उसको दूर करना ये सरकार की जिम्मेवारी है। जीएसटी के संबंध में हमने कहा है कि आपकी जीएसटी का सपना तब तक पूरा नहीं होता, तब तक साकार नहीं हो सकता, जब तक कि आप पूरे देश में टैक्स पेयर के साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क नहीं बनाते। जीएसटी जिसको गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों ने रोका, कहा हमारा नुकसान हो जाएगा, उस पर नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा, सुनिए। As far as BJP is concerned, हम लोग जीएसटी के पक्ष में है। बीमा क्षेत्र में और पेंशन के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश 49% लाएंगे। वो एक आप जानते हैं कि वित्त मामलों से संबंधित एक समिति है। हम लोगों ने कहा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने उसको बढ़ा दिया, बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। I'm happy that the Lok Sabha with an overwhelming majority has approved the insurance amendment bill. सीएजी पर इतनी भयंकर आलोचना की गई और कोई छोटा मोटा सांसद या कोई उनका पदाधिकारी करता तो करता, अंत में एक बयान सबसे बड़े पद से आया कि सीएजी और सीवीसी जैसी संस्थाएं विकास में बाधक बन रही हैं। Discretion in his capacity building, that he doesn't build his
capacity in such a manner that he find out something which may not exist. He doesn't have to sensationalize. He doesn't have to get into the headlines. He has to scrutinize thoroughly the decision-making process. एक दूसरा विषय इंडो बांग्ला लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को लेकर के उठ रहा है। मैं बहुत स्पष्टता से आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल के पूरी तरह विरोध में है। बांग्लादेश के एक पड़ोसी देश के नाते जो हमारे संबंध आज इतने अच्छे हैं, इस बिल के पारित होने के बाद उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे जहां 1971 में भारत और बांग्लादेश के संबंध थे और वर्षों से लंबित जो सीमा विवाद चला आ रहा था वो सेटल होगा। आज हमारी माताओं बहनों के साथ जो हो रहा है, दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक नहीं है। मां बहनों की डिग्निटी पर खिलवाड़ करते हैं। क्या हम राजनीतिक स्तर पर पहुंच गए तो हमें इस प्रकार की बयानबाजी करना शोभा देता है क्या हम मौन नहीं रह सकते? He definitely did say a lot of things, but I don't think it's really improved. At least I, for one, feel as unsafe as I did 1 year ago. Even if I'm fully clothed, people are looking at me. People are making slewed remarks at me. I've been followed on cycles and on bikes with 3 boys on them, and it's really getting out of hand. I have young girls and I feel really scared sending them anywhere at night. अरे मोदी जी तो बरगलाने वाले हैं, कब अच्छे दिन आने वाले हैं, कब अच्छे दिन आने वाले हैं।